अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ेब एफएम डिजिटल। मैं हूं आपका मेज़बान अतीक। प्रोग्राम का नाम है मीट एंड टॉक और आज इसकी एक स्पेशल एपिसोड है। और आज के एपिसोड में बहुत सारी मैं कहूँगा इम्पोर्टेंट सी चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लोग बहुत सारे हम देखते हैं कि डिफरेंट डोमेन से आते हैं, यानी कि मेडिकल फील्ड हो, इंजीनियरिंग फील्ड हो या कोई डिफरेंट एजुकेशन लेते हैं। एंड देन अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजुकेशन के हवाले से एक डिग्री आती है जिसको हम कहते हैं MBA। मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखा है, क्योंकि मैं भी समवॉट ये कहूँ कि मैंने मास कम्युनिकेशन इन जर्नलिज्म की एंड देन अगेन मैंने भी MBA किया। रीजन बहुत सारे हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, मगर आज के प्रोग्राम में हम MBA के हवाले से बहुत से नुक्ता नजर को देखेंगे। और इस हवाले से आज हमारे पास बहुत ही ऑनरेबल हमारे गेस्ट हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं एंड देन अगेन आप प्रोग्राम मैनेजर भी हैं, डॉक्टर जमील अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? आई एम फाइन सर आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के हवाले से आपसे बात करना चाह रहा हूँ। जी। जो लोग MBA में होते हैं, मैंने देखा है कि इंजीनियरिंग से आते हैं, मैकेट्रॉनिक से आते हैं या पब्लिक हेल्थ से आते हैं, MBBS किया हुआ है, बहुत सारे डिफरेंट डोमेन्स के लोग मिलते हैं। तो मेरा आज जो अहम सवाल है आपसे वो ये है कि MBA क्यों, क्या है ऐसा MBA में, या क्यों MBA जरूरी होता है डिफरेंट डोमेन के लोगों के लिए? असल में ये पर्सपेक्टिव जो है ना पाकिस्तान में ज़रा इस तरह से है, और इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है, इतनी इंडस्ट्री अदरवाइज नहीं है और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। तो दैट इज़ द रीज़न कि आप अगर देखते हैं कि डॉक्टर्स भी कर रहे होते हैं, इंजीनियर्स तो खैर बहुत ही ज़्यादा कर रहे होते हैं, और इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को देख लें, आप आपके किसी भी फील्ड को देख लें, तकरीबन हर फील्ड के लोग ही आपको MBA की तरफ आते हुए नज़र आते हैं। तो उसका जो अगेन एक रीज़न ये भी है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ जब नहीं मिलती, एक तो ये है क्योंकि हमारे पास जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं है तो इंजीनियरिंग के लोग काफ़ी जो है ना, या इवन सिविल के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कोई बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रो नहीं कर रही है, तो अपॉर्चुनिटीज़ जब नहीं होती हैं तो फिर आपके पास जो है ना ऑप्शंस ये रह जाते हैं कि आप सर्विस सेक्टर का रुख करें। और सर्विस सेक्टर में जब आपको काम करना है तो डेफिनेटली फिर मैनेजमेंट साइंसेज की डिग्रीज आपको चाहिए होंगी। अच्छा, इसके अलावा एक रीज़न और भी होता है, ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल ही हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न होता है ये डिफरेंट फील्ड के लोगों के आने के लिए, वो ये होता है कि जब आपको मैनेजरियल रोल्स की तरफ जाना होता है, स्टार्ट तो आप करते हैं डिफरेंट एग्जीक्यूटिव पोजीशन से, तो उस वक्त भी ये जो डिफरेंट डिग्रीज हैं आपकी, वो आपकी भले मेडिकल साइंसेज के लोग हों, इंजीनियरिंग के लोग हों, इकोनॉमिक्स के हों, तो अगेन वो मैनेजमेंट स्किल्स और मैनेजरियल स्किल्स लेकर रहे होते हैं। तो दिस इज अनदर रीजन एंड अनदर मेजर रीजन कि जिसकी वजह से भी आपकी जो MBA डिग्री है या जो मैनेजमेंट साइंसेज डिग्रीज हैं अदरवाइज बहुत ज्यादा प्रेफर की जाती हैं तकरीबन हर तरह के ग्रेजुएट्स में। सही सर। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है वो इस कदर फ्लश नहीं हो रहा, वाइस वर्सा एक चीज और भी है कि मैंने देखा है कि इवन मैंने जैसे आपको अर्ज किया कि मैंने मास कम्युनिकेशन इन जर्नलिज्म के बाद MBA किया, तो हम कहीं ना कहीं टेक्निकली बहुत साउंड हो जाते हैं, चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हो जाता है, या ऐसे कहूँ कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो भी बहुत जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर स्किल्स के अलावा जो जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर बेस्ड स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी होती है उनकी, मगर कम्युनिकेशन वगैरह के मामले में मैंने देखा है कि हम लोग कहीं ना कहीं थोड़े से वीक होते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि MBA करने वाले इंसान की कम्युनिकेशन या उसकी पर्सनैलिटी के अंदर क्या डेवलपमेंट्स आती हैं और किस कदर? ये तो खैर एक अच्छा खासा जो है ना इसमें एक चेंज आता है, क्योंकि एक तो एक स्ट्रक्चर थिंकिंग अप्रोच आती है जो कि हमारे तकरीबन हर तरह के कोर्सेज में वो एक एम्बेडेड होती है, ठीक है जी। और एनालिटिकल स्किल्स की तरफ आते हैं, फिर आपके जो डिफरेंट डोमेन्स हैं मैनेजरियल पर्सपेक्टिव से वो उसमें उसकी एक थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग और फिर अगेन प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग आपको जब होती है ना, तो डेफिनेटली आपका थॉट प्रोसेस तो बिल्कुल चेंज हो जाता है। And that is one thing that is the focus of this degree, apart from imparting the managerial skills. लेकिन ये है कि डेफिनेटली कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं और वो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं काम कर पाते, या इस पर्टिकुलर स्किल को, कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप नहीं कर पाते, तो ये फिर उनके लिए जो है ना एक प्रॉब्लम का रीज़न होता है। तो हमारी तो खैर ये कोशिश ये रहती है कि ये स्टूडेंट्स को जो है ना डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ कि जिसमें वो डिफरेंट कम्युनिकेशन स्किल्स पे जो है ना फोकस कर सकें, और ना सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स बल्कि राइटिंग स्किल्स और प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये सब इसका पार्ट होता है।
सही। अच्छा सर, देखा गया है कि अगर हम किसी भी स्टूडेंट को देखें तो कोई भी एजुकेशन ले रहा हो, चाहे वो केमिकल इंडस्ट्री से हो, डॉक्टरेट प्रोग्राम से हो, सॉफ्टवेयर के हवाले से हो, दुनिया की कोई भी फील्ड, प्रोसीजर्स तो उसमें भी होते हैं। मगर मैंने जब एमबीए खुद किया तो मैंने कुछ कोर्सेज ऐसे थे जिसमें स्ट्रेटेजिक का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था, यानी कि वो उस कोर्स के अंदर हम जैसे कि मार्केटिंग आर्म्स भी पढ़ते हैं, फाइनेंस भी पढ़ते हैं, एंड देन अगेन ह्यूमन रिसोर्सेज भी पढ़ते हैं, या इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। फिर जब हम एमबीए के एडवांस मोड पे आए, यानी कि फाइनल जो हमारा ईयर था या फाइनल सब्जेक्ट थे, उसके अंदर स्ट्रेटेजिक का लफ्ज यूज हुआ। तो स्ट्रेटेजिक के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? प्रोसीजर्स तो दोनों में है। नहीं, पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हो जाता है ना। फॉर एग्जांपल अगर एमबीए डिग्री की बात की जाए तो एमबीए डिग्री वैसे तो इट्स ओपन फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ग्रेजुएट्स, ठीक है। तो जब हमारे डिफरेंट जो नॉन मैनेजमेंट साइंसेज या नॉन बिजनेस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स आते हैं, क्वालिफिकेशन के स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनके जो इनिशियल 36 क्रेडिट आवर्स होते हैं वो बेसिक जो है ना बिजनेस कोर्सेज में होते हैं, और कुछ नॉन बिजनेस कोर्सेज भी होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया जाता है, बिजनेस बेसिक मैनेजमेंट कोर्सेज भी होते हैं, एचआर कोर्स भी होता है, कम्युनिकेशन कोर्सेज होते हैं, अकाउंटिंग के बेसिक कोर्सेज होते हैं। तो वो आपकी फाउंडेशन एक्चुअली बिल्ड कर रहे होते हैं उन मैनेजरियल स्किल्स और मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग की तरफ जो आपकी रिक्वायरमेंट है, अंडरस्टैंडिंग की, आपके नॉलेज की। लेकिन क्योंकि जब हम एमबीए की बात करते हैं तो हम फिर बेसिकली मैनेजरियल स्किल्स की बात करते हैं, और फिर उसमें हमें स्टूडेंट को एक एक्सपोजर देना होता है, एक स्किल देनी होती है कि इफ ही वांट्स टू बी अ गुड मैनेजर तो फिर उनको कैसे यूज किया जाए। अच्छा, जो स्ट्रेटेजिक का वैसे पर्सपेक्टिव होता है ना, वही होता है कि नॉर्मली लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात की जाती है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ फाइनेंस के जो बेसिक डिसीजंस की बात करते हैं, तो हम अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आईबीएफ और इस तरह के बेसिक कोर्सेज के अंदर, तो वो सिंपल एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती क्या है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, उसका यूज क्या है, वेरी बेसिक लेवल। लेकिन इसको फिर इंटीग्रेट करना होता है ओवरऑल एक ऑर्गेनाइजेशनल सिनेरियो में, और विद अदर फाइनेंशियल डिसीजंस, मार्केटिंग डिसीजंस एंड लॉट्स ऑफ अदर डिसीजंस। तो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव ये जो स्ट्रेटेजिक लेवल के, या जो आप कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक बहुत सारे कोर्सेज के लगा होता है, तो वो बेसिकली स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव पे फोकस कर रहे होते हैं, वो बेसिक स्किल्स को फोकस नहीं कर रहे होते हैं। तो दैट इज द रीजन कि आपके जो फाइनल ईयर के काफी सारे कोर्सेज होते हैं, उसके अंदर आपके स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग आ जाता है, स्ट्रेटेजिक फाइनेंस, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो these basically focus on strategy level skills and how to basically implement them and how to basically analyze strategically। तो इन सारी चीजों पे ये फोकस कर रहा है। मतलब इन अदर वर्ड्स अगर मैं कहूँ कि भाई एक कोर्स है या एक नॉलेज है आपके पास किसी भी कोर्स के हवाले से, जो स्ट्रेटेजिक है वो आपको इन डेप्थ नॉलेज दे रही होती है कि हाउ। डेप्थ के अलावा मैं नहीं कहूंगा कि इन डेप्थ, क्योंकि इन डेप्थ तो आप बेसिक कोर्सेज के थ्रू ले रहे होते हैं, इसकी एक्चुअली एप्लीकेशन साइड होती है ये। ठीक है सर। और स्ट्रेटेजिक लेवल लॉन्ग टर्म बेसिस पे जब आप डिसीजन मेकिंग करते हैं कारपोरेट या बिजनेसेस की, तो वहां पे आपकी इसकी एप्लीकेशन की जरूरत होती है। तो दिस इज बेसिकली फोकसिंग ऑन एप्लीकेटिव साइड एंड द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ऑफ द डिसीजन मेकिंग। सही सर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखा जाता है कि डिफरेंट डोमेन्स से लोग आ रहे हैं एंड देन एमबीए को परस्यू कर रहे हैं। सबसे मैंने इंपॉर्टेंट चीज ये देखी कि जब फाइनल टाइम होता है, जब आपको अपने मेजर सेलेक्ट करने होते हैं, तो काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि मतलब एक जानने के साथ एक आपकी सजेशन चाहूंगा कि हमारे पास कौन कौन से मेजर्स ऑफर किए जाते हैं, एंड देन अगेन वो किस डोमेन के लोगों के लिए बहुत सुटेबल होते हैं। एक्चुअली सेल्फ असेसमेंट की यहाँ पर डोमेन स्पेसिफिक हुआ भी जा सकता है और नहीं भी हुआ जा सकता, उसके अगेन रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं जेबिस की बात करूं तो हम स्टार्टिंग फ्रॉम द मार्केटिंग, सप्लाई चेन, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेटली हमने स्टार्ट किया है बिजनेस एनालिटिक्स। तो ये हमारे डोमेन्स अभी आपके पास अवेलेबल हैं, जिसके अंदर आप इलेक्टिव्स या मेजर्स ले सकते हैं अपने। अब जहाँ तक इस बात की ताल्लुक है कि हम कौन से मेजर्स को सिलेक्ट करना चाहिए, इसके लिए मैं तो स्टूडेंट्स को नॉर्मली यही एडवाइस करता हूँ कि अपने इंटरेस्ट को फॉलो करें कि उनका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। नॉर्मली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव ये होता है कि जॉब पर्सपेक्टिव होता है, और वो बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री हम कहें तो नॉर्मली हमारे यहाँ फोकस यही होता है कि जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हों एंड बेटर पेइंग अपॉर्चुनिटीज हों, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स नॉर्मली वहाँ फोकस कर रहे होते हैं। लेकिन डेफिनेटली ये एक पर्सपेक्टिव अगर हम बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री देखें तो होना तो ज़रूर चाहिए, होता भी है, लेकिन उसके अलावा हम अपने इंटरेस्ट को और अपनी एप्टीट्यूड को ज़रूर देखना
देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो मार्केटिंग के लोग, अगर इंट्रोवर्ट जो लोग होते हैं, तो उनके लिए तो मार्केटिंग बिल्कुल भी एक अच्छी फील्ड नहीं है। जो बात नहीं करना चाहते, जो कम्युनिकेशन में नहीं पढ़ना चाहते, लोगों के साथ रिलेशनशिप्स में नहीं आना चाहते, और स्पेशली अगर जब हम न्यू रोल्स में जाते हैं, पोजीशंस में जाते हैं, तो फिर तो काफी सारा आउटडोर का काम भी करना पड़ता है इसमें, मार्केटिंग के पोजीशंस पे। तो अब इस तरह का बंदा उसमें जाए जो कि इन सारे स्किल्स पे जिसकी अच्छी भी हो और सेकेंडली वो इंटरेस्टेड भी हो इस तरह के काम में। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा फॉर एग्जांपल, एक जो आपने इससे पहले सवाल किया था कि फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग के लोग भी बहुत सारे एमबीए कर रहे होते हैं, तो आप इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव को भी देख लीजिए कि देखिए हर जॉब की एक सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बिल्कुल। तो मैंने जब मेरा जो थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से, तो उनमें से इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का एक पर्सपेक्टिव या एक जो रीजन होता है जो टुवर्ड्स एमबीए आने का, वो एक ये भी होता है कि इंजीनियरिंग फील्ड्स में क्योंकि ऑन साइट काम करना होता है, फैक्ट्री साइट्स पे या बाहर आउटडोर साइट्स पे, और नॉर्मली बहुत ज्यादा काम होता है। तो बहुत सारे ग्रेजुएट्स जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, उनका एक रीजन ये भी होता है कि ये बहुत टफ जॉब्स होती हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि क्योंकि हमारे पास क्योंकि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो डेफिनेटली ग्रोथ भी नहीं मिल रही होती है। तो अगेन इसी पर्सपेक्टिव से अगर मार्केटिंग के पास मैं फील्ड को देखूं, तो मार्केटिंग फील्ड में अगर आप इसमें बाहर जाके काम नहीं करेंगे तो फिर आपका ये नहीं होगा। तो इसी तरह इंजीनियर से हम ये कहें कि वो अगर अपने इंडस्ट्री में बैठ के काम ना करे, फैक्ट्री पे काम ना करे, साइट पे काम ना करे अपने, तो ये तो हो नहीं सकता। तो हर फील्ड की अपनी एक रिक्वायरमेंट है। इसी तरह अगर फाइनेंस को देखें, तो फाइनेंस में भी आपकी जो है ना, यू शुड बी वेरी गुड एट नंबर, योर एनालिटिकल स्किल्स शुड बी वेरी गुड। अच्छा, एनालिटिकल स्किल्स तो हर फील्ड की पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन उसका ये है। और फिर एचआरएम में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पर्सपेक्टिव है। अगेन ह्यूमन बिहेवियर के साथ ताल्लुक होता है, ह्यूमन साइकी के साथ ताल्लुक होता है, और आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करना होता है। तो इस पर्टिकुलर जो आपकी इंटर ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप्स होती हैं, अगर आप इफ यू डोंट वांट टू डील विद देम, देन देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग फॉर एन एचआर फील्ड। तो आपके इन सारी फील्ड का एक पर्सपेक्टिव है, तो आप उन चीजों को अंडरस्टैंड कीजिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उस पर्टिकुलर फील्ड की। if you think you are willing to go ahead with those requirements, और आपके इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जो मैंने अगेन पहले कही कि आपके अंदर कोई स्किल्स हैं, आपका इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड है उस फील्ड का, तो डेफिनेटली उसमें जाना चाहिए। इफ यू आर नॉट गुड इन नंबर्स, यू शुडंट बी गोइंग फॉर द फाइनेंस। दो के आई अंडरस्टैंड के जो के स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी नजर आती है इस पर्टिकुलर फील्ड में नंबर्स की वजह से, वो इतनी होती नहीं है, बट अगेन अगर आपको लगता है तो आप नहीं जाए। सही। तो आप अपने एप्टीट्यूड को जरूर फॉलो करें, क्योंकि अगर आप एप्टीट्यूड को फॉलो करेंगे ना, तो फिर आपको ग्रोथ भी बहुत अच्छी मिलेगी। एक्चुअली इट विल बी द करियर विल बी बेसिकली आपके लिए जो है ना बहुत आसान हो जाएगा, करियर चॉइसेस बड़ी आसान हो जाएंगी और आपको ग्रोथ बड़ी अच्छी मिलेगी। सही। आप अपने आप को फोर्स ना करें किसी पर्टिकुलर करियर में फिट करने के लिए। सही। अच्छा, जैसे आपने कहा कि एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट को ज्यादा तरजीह देनी चाहिए, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये भी देखा गया कि लोग कहते हैं कि मार्केट ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, तो बेचारे वो अपने मेजर्स भी चेंज कर लेते हैं, रिकमेंडेशन कहीं से कुछ भी। मैंने बताया ना कि जॉब अपॉर्चुनिटीज हम देख रहे होते हैं, और जो आपके रिवार्ड्स हैं, कौन सी जॉब्स के अंदर पेमेंट्स अच्छी हैं, रिवार्ड्स अच्छे हैं, तो डेफिनेटली हम फोकस उस पे होते हैं। अच्छा, समटाइम्स इसकी रिक्वायरमेंट होती भी है, जैसे आजकल फॉर एग्जांपल अगर हम बिजनेस एनालिटिक्स को हमने इंट्रोड्यूस किया है, तो अब कहा तो यही जा रहा है कि फ्यूचर इज फॉर द बिजनेस एनालिटिक्स। तो आप भले मार्केटिंग की फील्ड में हो, या इवन एचआर फील्ड में हो, या फाइनेंस फील्ड में हो, तो आपको एनालिटिक्स साइड पे जो है ना कुछ ना कुछ स्किल्स डेवलप करना पड़ेगी। तो एक पर्सपेक्टिव ये भी है। तो उसी पर्सपेक्टिव से जो है ना आपको डेफिनेटली मूव करना पड़ता है। या इवन मार्केटिंग को अगर हम देख लें, तो मार्केटिंग के अंदर भी जो है ना डिफरेंट टाइप के पहले ट्रेडिशनल रोल्स होते थे, एंड इनिशियली आपको तो पता है कि पहले सिर्फ सेल्स का जो पर्सपेक्टिव होता था, दैट वाज बेसिकली मार्केटिंग। देन नाउ इट हैज ग्रोन टू अ वेरी डिफरेंट ओके। डिजिटल का मार्केटिंग का जमाना आ गया है, तो इट्स टोटली डिफरेंट नाउ। तो उस पर्सपेक्टिव से आपको चेंज तो करना पड़ता है, लेकिन टोटली चेंज अपनी फील्ड जो है ना नॉर्मली नहीं करनी चाहिए। आप जिस पर्टिकुलर फील्ड को फॉलो कर रहे हैं उसी को परसू करते रहें। हाँ, ये और बात है कि अंडर ग्रेजुएट लेवल अगर आपने एक पर्टिकुलर चॉइस ले ली थी, बिजनेस फॉर एग्जांपल, अगर आप बीबीए करके आ रहे हैं किसी फील्ड से, तो एट एमबीए यू माइट थिंक ऑफ चेंजिंग योर फोकस, बट अगेन अगर आप कंसिस्टेंटली किसी पर्टिकुलर फील्ड के साथ काम करेंगे ना, तो डेफिनेटली ग्रोथ आपको मिलती है, करियर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं, एंड
देन फिर जो कि आजकल हम क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो डेफिनेटली करियर अपॉर्चुनिटीज या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को आपने देखना पड़ता है, आपके पास चल के कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो whenever you find an opportunity you can move and there is nothing wrong with that. लेकिन ये है कि बस frequent jumping नहीं करनी चाहिए from one job to another job or from one career to another career, but you can always switch. तो थोड़ी सी आपकी डिमांडिंग जॉब्स हैं आजकल, तो आपको इस तरह से थोड़ा सा देखना पड़ता है। सही सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप प्रोग्राम मैनेजर से जरूर कीजिएगा। अब हमारे यहाँ देखा गया है कि डिफरेंट जब लोग फील्ड से आते हैं तो जैसे उनकी कम्युनिकेशन के हवाले से भी हमने अर्ली बात की, तो बड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत ही रिजर्व भी रहते हैं, डिफरेंट कल्चर से लोग आते हैं, तो बहुत सारी चीजें बाउंड्रीज हैं। मगर एक चीज देखी गई जो मैं खुद भी बहुत लम्हात में देखता हूँ, विटनेस करता हूँ, कि हमारे यहाँ ज़ैबिस में 1 साल सिर्फ बच्चा गुजारता है, अगले साल उसकी पर्सनैलिटी, उसकी कम्युनिकेशन, उसका उठना बैठना, खाना पीना, एंड देन अगेन उसकी प्रेजेंटेशन लेवल्स बिल्कुल चेंज हो जाती है। जो बंदा इंट्रोवर्ट आ तो जाता है, मगर 1 साल के बाद उसी के दोस्त कहते हैं, भाई सब खैरियत है, कौन सा पानी कौन सा आटा खाते हो यहाँ पर, माशाल्लाह तुम तो मतलब हवा की रफ्तार की तरह जा रहे हो। तो ये क्या मतलब क्या आप जादू करते हैं बच्चे में, क्या फैकल्टी उन पे मेहनत करती है? कहा जाता है कि भाई ज़ैबिस का बच्चा 1 साल के बाद किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दो, उसकी प्रेजेंटेशन इंशाल्लाह आपको मुतमईन करेगी। इसके पीछे क्या रीजनिंग्स हैं? एक्चुअली एक्सपोजर है इसका रीजन, ठीक है। 2 तरह के एक्सपोजर आपको मिल रहे हैं। एक तो हमारी फैकल्टी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, ठीक है। हमारी जो फुल टाइम फैकल्टी है ऑल वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेल क्वालिफाइड, फॉरेन क्वालिफाइड पीएचडीज और लोकली भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से जो है ना वो हैं और अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेके आ रहे होते हैं हमारे पास। फिर इसके अलावा जो हमारा जो दूसरा एक पर्सपेक्टिव है, जो कि और बिजनेस स्कूल भी कर रहे हैं लेकिन शायद सब नहीं कर रहे हैं, ज़ैबिस में तो हमने एक मॉडल बनाया हुआ है कि जो कोर कोर्सेज है ना वो तो हम सिर्फ फुल टाइम फैकल्टी से ले रहे होते हैं, और वहाँ पे भी जहाँ रिक्वायरमेंट हो हम विजिटिंग फैकल्टी को यूज कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे पास जो इलेक्टिव्स होते हैं ना वो रेलेवेंट फील्ड के प्रोफेशनल्स ही आके आपको डिलीवर करते हैं कोर्सेज। तो इससे जो आपको एक एक्सपोजर मिलता है और जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मिलती है वो बहुत अच्छी होती है। और इसके अलावा फिर आपके जो कोहर्ट्स हैं, आपके साथ जो क्लास फेलोज हैं, वो हमारे, क्योंकि मैं स्पेशली इवनिंग प्रोग्राम को देख रहा होता हूँ तो वहाँ पे बहुत ज्यादा ये है कि आपको तकरीबन हर फील्ड का जो है ना स्टूडेंट आपका जो है ना कोहर्ट है आपकी क्लास में बैठा हुआ है। तो डेफिनेटली व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद सो मेनी पीपल्स, तो आपकी डेफिनेटली कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप होती हैं, इंप्रूव होती हैं, आपके नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा होती है। ये हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा होता है कि स्टूडेंट्स इवन हैव मूव फ्रॉम जॉब्स और स्विच द जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉन्टेक्ट दैट दे हैव डेवलप्ड विद इन द क्लासेस। सो उसका भी एक अपना एक इम्पैक्ट आ रहा होता है। लेकिन ये है कि डेफिनेटली जब आप बहुत ही डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड के लोगों के साथ बैठेंगे ना, तो डेफिनेटली ये इम्प्रूवमेंट आपको नजर आएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो नॉर्मली इसी वजह से होता है कि एक पर्टिकुलर क्लास जो है ना वो डाइवर्सिटी आपको नहीं दे रही है। तो डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है आपको इस लर्निंग प्रोसेस के अंदर। आपके साथ जो आपके कोहर्ट्स हैं वो कितना डाइवर्स फील्ड से आ रहे हैं और कितना कम्युनिकेट करते हैं, और फिर आपकी जो फैकल्टी है वो कितनी डाइवर्स फील्ड से आ रही है। तो हर तरह के जो है ना किस्म के फैकल्टी के जो लोग हैं हमारे पास आ रहे हैं, विजिटिंग फैकल्टी स्पेशली मैं कहता हूँ कि बहुत ही अच्छी आ रही होती है हमारे पास। तो डेफिनेटली उसका एक इम्पैक्ट तो आप देखेंगे हमारे ग्रेजुएट में। अगर ये ग्रेजुएट में ये डिफरेंस नजर ना आए तो फिर फायदा क्या हुआ आपको ज़ैबिस ज्वाइन करने का। दैट्स वेरी ग्रेट सर। इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, लोगों का एक माइंडसेट होता है कि भाई एमबीए बहुत महंगी डिग्री है, एंड देन अगेन जो ना एमबीए करने के लिए आपके बहुत पास जमा पूंजी होनी चाहिए जो वहां पर इन्वेस्ट करनी होती है, जो मैं समझता हूँ कि उनका सिर्फ माइंडसेट है, ऐसा है नहीं। तो इस पे मैं चाहूंगा कि आप हमें गाइड करें कि अगर कोई बच्चा अच्छा स्टूडेंट है, पढ़ने में बहुत अच्छा है और वो फ्यूचर ओरिएंटेड है, उसका विजन है पढ़ना, और समवॉट उसको जो जैसे हम कहते हैं ना सोशल इंटरेक्शन के लिए पता लगता है, जैसे मैंने अभी भी बात की कि भाई एमबीए बहुत महंगी डिग्री है, ज़ैबिस बहुत महंगा इंस्टीट्यूशन है ये वो, तो इसके साथ साथ स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या होती है? ऑब्वियसली अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट ही अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सकता है। अच्छा, इसमें 2-3 चीजें हैं उसको जरा समझ लेना चाहिए। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें बात है ना वो ये है कि देखें, अगर रिसोर्सेज का इशू है तो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी अपने तौर पे उसको डील कर रही है, ठीक है। हमारे पास जो हमारा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो एक बहुत अच्छा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से फैसिलिटेट करता है इन फाइनेंशियल इशूज पर। लेकिन जब हम एमबीए प्रोग्राम की बात करते हैं ना तो फिर मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से कहता अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कहता हूँ, क्लासेस से कहता हूँ कि नाउ आप जो है ना अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स नहीं हो, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन है। तो
आप अपनी जॉब्स कर सकते हैं और उसके साथ पढ़ाई जारी रख सकते हैं। और आजकल तो ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है, बड़ा ट्रेंड है। फॉर एग्जांपल अगर हम ज़ेबिस्ट की बात करें तो ज़ेबिस्ट में हमारा जो MBA डे प्रोग्राम है उसके मुकाबले में MBA वीडिंग प्रोग्राम बहुत बड़ा प्रोग्राम है। ऑलमोस्ट आप यूँ समझें कि ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो हमारे जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, BBA इज़ आवर फ्लैगशिप प्रोग्राम, तो उसके साथ ही उतना ही जो है ना इनटेक इसका आ रहा होता है, तो ये एक अच्छा खासा बड़ा प्रोग्राम होता है। तो आप इस पर्सपेक्टिव से देखें कि इसमें आने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारे फुल टाइम कोर्सेज लेके और अगर MBA फुल टाइम ले रहे हैं और आप बिजनेस बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो 1.5 ईयर्स में ही अपने MBA प्रोग्राम को कंप्लीट करें। आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सक्सेसफुली इसको कंप्लीट करें MBA प्रोग्राम को, कुछ लर्निंग आपकी अच्छी हो, और आपके पास ये भी बहुत ज़रूरी है कि इन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को भी आपने मीट करना होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 4 कोर्सेज और 6 कोर्सेज के वर्कलोड के लेके चलें। किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली जो है ना उसके लिए करना पड़ेगा। और अगर फाइनेंशियली जो है ना आपके इश्यूज आ रहे हैं तो हमारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स की तरफ आप देख सकते हैं। हमारा जो एक्सटर्नल रिलेशंस एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस डिपार्टमेंट है, ERF है, उसके साथ आप एट द टाइम ऑफ एडमिशन कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वो आपको इस पे गाइड करेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। और अगर नहीं भी है तो मैं स्टूडेंट को यही कहता हूँ कि टेकिंग लोअर वर्कलोड, यू कैन गो अहेड विथ कंप्लीट योर MBA प्रोग्राम। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा कर रहे होते हैं। लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स को एक थोड़ा सा ये मुझे फील हुआ है कि थोड़ा सा जल्दी होती है कि जल्द से जल्द कर लिया जाए। दो कि आई अंडरस्टैंड कि कंपटीशन बहुत है एंड ग्रोथ आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपकी शुरू हो और जल्द से जल्द आप मार्केट में जाके कुछ अच्छी पोजीशंस पे आप जो है ना काम करना शुरू करें। लेकिन ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी अच्छी जगह से MBA करें, और MBA करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे तरीके से MBA करें। तो आप अपने वर्कलोड को ज़रूर मैनेज करें। इवन जो वर्किंग स्टूडेंट आ रहे होते हैं जिनके फॉर एग्जाम्पल अगर फाइनेंशियल इशूज़ नहीं होते हैं, तो उनके लिए भी मेरी एडवाइस यही होती है कि वर्क एनवायरनमेंट आजकल बहुत टफ है। तो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव डोंट गो फॉर फुल टाइम लोड। आपने कोर्स लोड को अराउंड 2 कोर्सेज पर सेमेस्टर के साथ मैनेज करते हुए अराउंड 2.5 ईयर्स के अंदर आप आराम से अपने MBA प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं। सही सर। ऑब्वियसली हमारा जो मैंने देखा कि हमारा इवनिंग प्रोग्राम होता है इवन 6:30 ऑनवर्ड्स, और बहुत सारे बच्चे ऑब्वियसली ऑफिशियल्स जस्ट लाइक ये कहूँ कि भाई वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं वो बच्चे। इसके अलावा मैंने एक चीज और भी देखी, हमारा एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट सेंटर, वहां पर भी अपॉर्चुनिटीज आते हैं जो बच्चे एस्पायरिंग है, जो पढ़ना चाह रहे हैं। जैसे आपने कहा कि अपनी चीजों को मैनेज करते हुए चलें, वर्कलोड थोड़ा कम करें, एंड देन अगेन आते ही आपको एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ये मिल जाती है कि आपकी CV पे ज़ेबिस्ट भी आ जाता है, एंड देन अगेन EDC डिपार्टमेंट आपको ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज भी अवेल करवाता है कि भाई यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी सारी चीजें। सर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं MBA के हवाले से, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आपने कहा कि हमारे पास जो विजिटिंग फैकल्टी आती है वो ऑलरेडी इंडस्ट्री से होती है। अच्छा सर, वहां पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो भी फैकल्टी आती है उसके स्टैंडर्ड्स को आप अगर थोड़ा सा हमें जस्ट लाइक मुझे आइडिया तो है अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन मैं जिन लोगों से मिला हूँ वो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी कहीं ना कहीं से मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं ये देख रहा हूँ कि फॉरेन ग्रेजुएट्स होते हैं, आप उन्होंने बाहर से ही डॉक्टरेट अपना पूरा किया होता है। तो उस जो सिलेबस वो पढ़ा रहे होते हैं तो उसको आप किस तरह डिजाइन करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी लर्निंग का कर्व एनहांस हो? एक्चुअली इसके लिए 2-3 चीजें हैं, ठीक है। एक तो इसमें ये किया गया है कि हमारे यहाँ जो कोर्स रिव्यू प्रोसेस है वो एक एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। हमारे यहाँ डिफरेंट फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन के हिसाब से डिफरेंट जो फैकल्टी फुल टाइम है उनको हमने क्लस्टर्स में जो है ना किया हुआ है ऑर्गेनाइज, और वो जो क्लस्टर्स हैं वो अपने कोर्स ऑफ टाइम्स को रिव्यू करते रहते हैं। और इस प्रोसेस में रिव्यू प्रोसेस में इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स जो हमारे विजिटिंग फैकल्टी भी हैं, और इसके अलावा हमारी कॉर्पोरेट एडवाइजरी बोर्ड है, एक हमारा फोरम है जिसमें हम इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को इनवाइट करते हैं, और वहाँ पे कोर्सेज भी हम रिव्यू करने के लिए रखते हैं उनको। पुराने कुछ कोर्सेज को भी रखते रहते हैं, और नए कोर्सेज तो स्पेशली जो आते हैं, क्योंकि ये जरा स्ट्रक्चर कोई 2-3 साल से इम्प्लीमेंट हुआ है, तो जब से इम्प्लीमेंट हुआ है तो जब भी कोई नया कोर्स आता है तो हम रेलेवेंट जो हमारे कॉर्पोरेट एडवाइजरी बोर्ड के लोग हैं उनके साथ हम डिस्कस करते हैं, और सेमेस्टर वाइज उनके साथ हमारी मीटिंग्स होती रहती हैं। तो उसके अंदर हम उसको जो है ना रिव्यू प्रोसेस के अंदर जो हमारे पास इनपुट्स आते हैं उसको हम डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट करते हैं।
फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बिजनेस एनालिटिक्स की फील्ड अभी हमने रिसेंटली ऐड की है एमबीए प्रोग्राम में और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में भी। तो उसके लिए भी हमने डेफिनेटली ये जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, जो हमारे विजिटिंग में कुछ लोग हैं, उनके साथ भी कंसल्ट किया, हमारे कॉर्पोरेट एडवाइजरी बोर्ड पे जो लोग हैं उनके साथ भी हमने कंसल्ट किया, और फिर हमने स्पेसिफिकली एक दो जिनके आई डोंट नो नाम लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, बट इंडस्ट्री के ऑर्गेनाइजेशंस हैं व्हिच आर द लीडर्स इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, उनके साथ हमने कंसल्ट किया था और उनको हमने ऑन बोर्ड लेके इन सारी कोर्स आउटलाइंस को रिव्यू किया था और उनकी जो रिकमेंडेशंस थी उनको इनकॉर्पोरेट किया। और इसके अलावा फिर हमारे पास एक जो अगेन अप्रूवल प्रोसेस है कि ये जो कोर्सेज जो भी न्यू हमारे यहाँ आते हैं सजेस्ट किए जाते हैं, तो अगेन उसको भी एक रिव्यू का प्रोसेस है कि अगर कोई भी नया कोर्स हमारे पास जब इंट्रोड्यूस करने का सोचा जाता है तो उस पर्टिकुलर कोर्स का ये कॉर्पोरेट जो हमारे क्लस्टर्स हैं ये रिव्यू करते हैं विद इंडस्ट्री जो प्रोफेशनल्स जो हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं इस प्रोसेस में, मेंबर्स हैं क्लस्टर्स के, उनके साथ। तो वो भी एक जो है ना इनपुट आता है और जो हमारा कोर्स आता है वो एक अप टू डेट कोर्स होता है। सेकेंड लेवल ये होती है कि हमारे यहाँ फिर एवरी थर्ड ईयर जो है ना प्रोग्राम रिव्यू एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर अगेन डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स अगेन फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड फुल टाइम फैकल्टी मेंबर्स, प्रोग्राम मैनेजर्स, ये अपने कोर्सेज को रिव्यू करते रहते हैं एंड एज पर दी रिक्वायरमेंट हमें जो सजेशंस मिल रही होती हैं या जो हमें ट्रेंड्स नजर आ रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम प्रोग्राम्स के स्ट्रक्चर्स के अंदर भी रिव्यू करते रहते हैं। तो ये भी एक अपना एक पर्सपेक्टिव है जिसके थ्रू भी एक अप टू डेट आपको कोर्स मिल रहा होता है। सही। अच्छा सर, एक चीज और है, हमारे यहाँ देखा जाता है कि सुनी सुनाई पे लोग ज्यादा इत्तेमाद कर लेते हैं एंड देन अगेन कभी उनकी इंफॉर्मेशन, क्योंकि कहते हैं ना एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथे बंदे के बाद जब इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की जाती है तो उसमें ऊपर नीचे हो जाता है। सही। तो जो लोग इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, केमिस्ट हैं या इकोनॉमिक्स से हैं, डिफरेंट लाइफ की फील्ड से और एमबीए करने में ख्वाहिशमंद है, तो उनके लिए मैं ये सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि क्या प्रोसीजर है उनके लिए, जस्ट लाइक कोई उनके ऊपर ब्रैकेट है कि फॉर एग्जांपल इतनी परसेंटेज उनकी ग्रेजुएशन में होनी चाहिए? वो एक स्टैंडर्ड हमारी रिक्वायरमेंट्स तो हैं कि मिनिमम 2.5 सीजीपीए आपकी जो लास्ट अंडर ग्रेजुएट डिग्री है उसमें आपकी इतनी मिनिमम परफॉर्मेंस होनी चाहिए, जो हमने एक सेट स्टैंडर्ड किया है। और इसके अलावा फिर एमबीए के पर्सपेक्टिव से तो एक्चुअली एंट्री रिक्वायरमेंट्स ऐसा कोई भी नहीं होती है। इसकी वजह ये है कि एमबीए प्रोग्राम जो है ना एक बहुत ही एक जो ना कंप्रीहेंसिव प्रोग्राम होता है जिसमें फॉर एग्जांपल अगर कोई नॉन बिजनेस ग्रेजुएट्स आते हैं तो उनको नंबर ऑफ कोर्सेज ज्यादा करने पड़ते हैं क्योंकि उनका बिजनेस बैकग्राउंड नहीं होता। तो आपके जो 50% कोर्सेज हैं हमारे एमबीए प्रोग्राम के वो आपके फाउंडेशन लेवल कोर्सेज हैं, फंडामेंटल कोर्सेज हैं, जो कि ये नॉन बिजनेस बैकग्राउंड के जो ग्रेजुएट्स आते हैं उनको हम ऑफर करते हैं और वो जब उन कोर्सेज को कंप्लीट करते हैं तो फिर वो नेक्स्ट एडवांस स्टेज के कोर्सेज करना शुरू कर देते हैं। और इसकी वजह से हमारे पास यूं समझें कि काइंड ऑफ दो ट्रैक्स चल रहे होते हैं। वैसे तो एमबीए प्रोग्राम एक ही होता है लेकिन दो ट्रैक्स इस वजह से हम क्रिएट कर देते हैं कि नॉन बिजनेस ग्रेजुएट्स जो आते हैं वो इनिशियली ये सारे कोर्सेज अपने अलग से ले रहे होते हैं और उसके बाद फिर जो एडवांस कोर्सेज होते हैं उसमें फिर जो हमारा बीबीए का स्टूडेंट आता है किसी भी यूनिवर्सिटी से तो वो डायरेक्टली एडवांस कोर्सेज को ज्वाइन करता है। तो 72 क्रेडिट आवर्स टोटल होते हैं हमारे एमबीए प्रोग्राम के। तो 36 क्रेडिट आवर्स फाउंडेशन कोर्सेज हैं, फंडामेंटल कोर्सेज हैं जो कि नॉन बिजनेस ग्रेजुएट्स को करने पड़ते हैं और 36 क्रेडिट्स जो रिमेनिंग होते हैं वो एडवांस लेवल कोर्सेज होते हैं जिसके अंदर आपकी स्ट्रेटजी लेवल कोर्सेज होते हैं, इलेक्टिव्स होते हैं और आपका जो बिजनेस रिसर्च प्रोजेक्ट जिसको हम कैपस्टोन प्रोजेक्ट कहते हैं वो करना पड़ता है। और इसके अलावा एक थीसिस का एक ऑप्शन होता है, वो अगेन स्टूडेंट की चॉइस है कि अगर वो एक एकेडमिक रिसर्च पर्सपेक्टिव से करना चाह रहा है तो वो करे और अगर इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से रिसर्च करना चाह रहा है तो कैपस्टोन रिसर्च कर ले। तो इस पर्सपेक्टिव से ये जो है ना आपको एक मिलता है। तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को जो आपके आते हैं ज्वाइन करते हैं नॉन बिजनेस ग्रेजुएट को उनको एज सच कोई मसाइल एज सच फेस नहीं करना पड़ते कि उनको डायरेक्टली एडवांस कोर्सेज में हम ही ले जाते हैं। फर्स्ट दे हैव टू गो थ्रू देयर फंडामेंटल कोर्सेज 36 credit hours and then they move to the rest of the 36 credit hours that is basically advanced level courses। सर एक और सवाल है जो शायद टिप्स भी होगी उन लोगों के लिए जो नॉन बिजनेस बैकग्राउंड से आ रहे हैं कि जब टेस्ट की तैयारी करें तो फॉर एग्जाम्पल कोई मेडिकल का है उसका बिजनेस से इतना ताल्लुक नहीं है तो उसको किस सब्जेक्ट्स को माइंड में रखते हुए अपनी तैयारी करनी चाहिए? ऑब्वियसली एडमिशन टेस्ट का प्रोसेस होगा और ये भी कहा जाता है कि इंटरव्यू बड़ा टफ होता है
मेरे चेहरे पे तो बड़ी ही है प्यारी सी स्माइल शायद आप देख रहे हो। तो मेरा मेरा माइंड सेट ये कि आपका कॉन्फिडेंस ही आपको जितवा देता है, और थोड़ी सी आपकी जो अपनी अर्ली प्रिपरेशंस होती है किसी भी चीज के हवाले से, जिस दुनिया का कोई भी आप इंटरव्यू दें उस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, वहाँ की चीजों के हवाले से, वहाँ के वर्क प्रोसीजर्स को देखते हुए आप जाए इंटरव्यू, आपका इंशाल्लाह अच्छा होगा, ये मेरा फेथ है। मगर मैं यहाँ पर ये आपसे पूछना चाहूंगा कि जो बच्चा फॉर एग्जाम्पल मेडिकल या दूसरे किसी बैकग्राउंड से आ रहा है, नॉन बिजनेस बैकग्राउंड से, तो वो किन सब्जेक्ट्स को मद्देनजर रखे और उस कैंडिडेट के अंदर क्या ऐसी चीज वो अपनी पर्सनैलिटी के अंदर डेवलप करे फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशंस? अच्छा, जो टेस्ट है पहले तो हम उसको फोकस कर लेते हैं। अच्छा, टेस्ट जो होता है ना, इस नॉन बिजनेस ग्रेजुएट्स का जो होता है वो जनरल इन नेचर होता है, लेकिन हम उसमें एक अच्छी स्किल चाहते हैं जिसमें क्वांटिटेटिव स्किल्स हम टेस्ट कर रहे होते हैं, जो कि कोर्सेज तकरीबन हर अंडर ग्रेजुएट डिग्री में पढ़ाए जाते हैं। इवन आपके जो मेडिकल साइंसेज के लोग होते हैं वो भी अपना एक कोर्स अपना जो है ना क्वांटिटेटिव एनालिटिक्स का या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का पढ़ के आ रहे होते हैं। तो एक तो उस परस्पेक्टिव से हम उनको टेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि क्वांटिटेटिव इज दो कि आप भले फाइनेंस पढ़े ना पढ़े, बट क्वांटिटेटिव इज अ मेजर पार्ट ऑफ आवर बिजनेस डिसीजंस। तो आपकी बहुत सारी चीजें उसके साथ इन्वॉल्व होती हैं। तो ये स्किल्स होती हैं। फिर आपकी कम्युनिकेशन, इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो ये 3 मेजर फील्ड होती हैं जिसके अंदर आपको जो है ना करना पड़ेगा प्रिपरेशन। और अलबत्ता जो बिजनेस ग्रेजुएट्स आते हैं, बिजनेस बैकग्राउंड्स के जो स्टूडेंट्स आते हैं, उनके लिए फिर हम जो है ना सब्जेक्ट एरिया के कोर्सेज भी रख रहे होते हैं कि हम उनकी सब्जेक्ट एरिया भी टेस्ट कर रहे होते हैं, तो उसका भी उनको डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो ये चीज़ है। लेकिन ये है कि टेस्ट के अलावा जो है ना फिर जो नेक्स्ट आपके पास एक असेसमेंट होती है, दैट इज इंटरव्यूज। तो इंटरव्यूज में अगेन 2-3 चीज़ें हैं। हम सब्जेक्ट एरिया नॉलेज को भी टेस्ट कर रहे होते हैं अगर वो बिजनेस ग्रेजुएट हो, और अगर नॉन बिजनेस ग्रेजुएट हो तो थोड़ा सा हम कम्युनिकेशन स्किल्स पे और उसका पर्सपेक्टिव देख रहे होते हैं, उसका एप्टीट्यूड देख रहे होते हैं कि टुवर्ड्स बिजनेस एजुकेशन या टुवर्ड्स बिजनेस करियर क्या है। तो अगेन उसके लिए डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उनका बेसिकली एप्टीट्यूड टेस्ट किया जा रहा होता है कि आर दे फिट फॉर दिस काइंड ऑफ अ पोजीशन और इन दिस काइंड ऑफ अ फील्ड फॉर नॉट। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपने उस एप्टीट्यूड को जो है ना डेफिनेटली कम्युनिकेट कर सकें हमारे साथ। और कॉन्फिडेंस डेफिनेटली इज अनदर इशू जिसको हम देखते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स इज डेफिनेटली अनदर इशू, क्योंकि आपके जो है तकरीबन हर कोर्स के अंदर डिफरेंट कोई ना कोई प्रेजेंटेशन आपको करनी पड़ ही रही होती है, आपको रिपोर्ट राइटिंग की तरफ जाना हो रहा होता है। तो क्योंकि आप एमबीए प्रोग्राम में आते हैं तो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो राइटिंग स्किल्स तो रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स को तो हम वहाँ पे फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं, लेकिन डेफिनेटली कम्युनिकेशन के थ्रू हम आपको जरूर टेस्ट करते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी हैं। सही। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, एप्टीट्यूड और आपका जो क्या कहें फोकस टुवर्ड्स करियर वो क्या है, सो दैट वी वांट टू अंडरस्टैंड। और इसके अलावा फिर मेरे पास जो है एक और भी होता है चीज जिसको मैं फोकस कर रहा होता हूँ, बीइंग एमबीए इवनिंग प्रोग्राम स्टूडेंट जो है ना वो सीरियसनेस उसकी क्या है डेफिनेटली। तो वो इसलिए पर्सपेक्टिव से आता है कि डेफिनेटली ऐसे नंबर स्टूडेंट्स के हमारे पास आ जाते हैं जिनके पास टाइमिंग का एक बहुत बड़ा इशू होता है। उनके जो कैरियर्स हैं वो बहुत डिमांडिंग होते हैं, तो उनको फिर ऑन द इंटरव्यू भी मैं नॉर्मली यही एडवाइस कर रहा होता हूँ कि इफ यू आर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम देन टाइम तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है जी। एंड सेकेंडली फिर उसके साथ फिर हमको या तो ये एडवाइस करते हैं कि टेक लेसर नंबर ऑफ कोर्सेज, या फिर अगर वो नॉन बिजनेस ग्रेजुएट हैं तो फिर हमारे पास वीकेंड प्रोग्राम का भी एक ऑप्शन है जो कि नॉन बिजनेस ग्रेजुएट्स के लिए एमबीए का प्रोग्राम है जिसको हम ईएमबीए कहते हैं। या तो हम उसको कहते हैं एडवाइस करते हैं कि उस तरफ चले जाएं कि अगर वीकडेज पे वो नहीं क्लासेस अटेंड कर सकते हैं या उनको इशू है टाइमिंग के, तो ये एक थोड़ा सा एक होता है जिसपे हम उनको कहते हैं कि जरा फोकस करें। बिल्कुल बिल्कुल। सो व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की है कि तकरीबन इन्फॉर्मेशन को आपके साथ शेयर किया जाए। एंड देन अगेन एक चीज और मैं ऐड करता जाऊंगा कि अगर जब आप फॉर्म फिल करते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाते हैं admission.zappis.edu.pk, तो वहां पर आपको सैंपल टेस्ट का भी आइडिया हो जाता है कि आपका सैंपल टेस्ट आपको वहां मिल जाता है कि आपके टेस्ट के अंदर क्या क्या होगा, उसको भी आप लेते हुए और जो सर से हमने डिस्कशंस किए उस नुक्ता नजर को जहन में लाते हुए आप अपनी प्रिपरेशंस कर सकते हैं। सर, एनी मैसेज फॉर द पीपल्स ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए अगेन मैसेज तो जो है वो एक ही है कि एक तो बड़ी क्लियर माइंडसेट के साथ अपने करियर चॉइसेस करें। वो भले आप जब अपने ये डिफरेंट एजुकेशनल स्ट्रीम्स कर रहे हैं तो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दैम।
जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि जो नॉन बिजनेस ग्रेजुएट्स के जो लोग चेंज कर रहे होते हैं उसमें से एक नंबर या एक बहुत बड़ी तादाद तो नहीं कहूँ, लेकिन एक तादाद ऐसी भी होती है जो कि फिट नहीं हो रहे होते हैं या सेटिस्फाइड नहीं होते हैं अपने करियर के साथ अपनी स्पेसिफिक फील्ड में। तो ये इसलिए होता है कि वो उस वक्त जो है ना उन्होंने डिसीजन मेकिंग सही नहीं की होती है। ठीक है, नॉर्मली क्योंकि पाकिस्तान में हम देख रहे होते हैं कि दो ही फील्ड्स पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को फोकस होता है कि इधर बी ए डॉक्टर और इंजीनियर। तो दी आर वेरी गुड फील्ड्स, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग थोड़ा सा हमारे पास प्रॉब्लम में है, लेकिन अदरवाइज आपके पास जो मेडिकल साइंसेज है उसमें भी बड़ी अच्छी फील्ड है, लेकिन यह है कि यू हैव टू डिवोट योर टाइम और उसमें थोड़ी सी कैरियर ग्रोथ लेट होती है। बट अपने अगर वो डिसीजन मेकिंग उस वक्त सही कर लेते हैं और इफ दे आर इंटरेस्टेड तो दे शुड कंटिन्यू विथ इट। बट अगर वो नॉन बिजनेस ग्रेजुएट्स बिजनेस डिग्रीज की या बिजनेस कैरियर की तरफ आना चाहते हैं तो डेफिनेटली फिर अगेन चॉइसेस वेरी क्लियर रखें। तो इस पे फिर हमारे पास एक प्रोसेस ये भी है कि नॉर्मली मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए आई एम अवेलेबल इन द इवनिंग, तो व्हेनेवर दे आर टेकिंग एडमिशन तो इन द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर तो वो कोर कोर्सेज ले रहे होते हैं तो इलेक्टिव्स और मेजर्स की चॉइसेस उनका नहीं इशू होता है, बट फ्रॉम सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स उनको मेजर लेने पड़ते हैं। तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम दे शुड बेसिकली अप्रोच मी एंड डिस्कस देयर करियर चॉइसेस विद मी। आई विल बी हैप्पी टू एडवाइस देम ऑन दैट। सही। सो व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह जितना मेरे जहन में था और जितना आप लोगों ने मुझे इंटीमेट किया था कि चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए वो मैंने सर से डिस्कस किए। एंड देन अगेन जब आप एनरोल होंगे तो ऑब्वियसली आप सर से मुलाकात कर सकेंगे, अपनी जितने भी आइडियाज़ या जो चीज़ें आपको समझ में आती हैं कि इनको मैनेज करना है उसके हिसाब से सर आपको गाइडलाइंस देंगे। एंड वंस अगेन सर थैंक यू सो मच कि आपने हमारा इन्विटेशन कबूल किया और हमें टाइम दिया। एंड वेरी सून आपसे दोबारा मुलाकात होगी, दो चार चीज़ें और भी मुझे लोगों ने कहा आपसे डिस्कस करनी है। So we were stay tuned. This is Zab FM Digital. Inshallah. Thank you for inviting me.